ओके, सो लास्ट क्लास अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कंप्लीट नहीं कर पाए, थोड़ा सा रह गया। आज विद इन हाफ एन आवर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अपने जो रेसिडुअल सम्स है बचा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का, वो कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे फटाफट से। और अपने लास्ट जो कंप्लीट किए थे वो क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, तो 14 के आगे चलेंगे और 14 के आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर देखेंगे। हीरा लिमिटेड हैज़ गॉट द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर 10 ईयर्स एट ए लाइसेंस फीस ऑफ ₹200 lakhs। यानी कि एक लाइसेंस तो आप जानते हैं इंटेंजिबल एसेट्स है, लाइसेंस इंक्लूडेड है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में। तो ये आपका 200 लाख हमारा उस लाइसेंस का कॉस्ट है। गिवन बिलो इज द पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। तो आपको यहाँ पे आउटपुट भी बता रहा है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शंस एंड एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी बता रहा है। आपको सुटेबल बेसिस ऑब्वियस है कि अमोर्टाइजेशन के लिए पूछेगा। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज़ इंक्रीज फ्रॉम थर्ड ईयर से आपका जो कैश फ्लो है वो बढ़ गया। ऑफ बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर करने से कैश फ्लो बढ़ गया है थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आया है सेकेंड और थर्ड के बीच में प्रोडक्शन का बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आया, लेकिन आपका कैश फ्लो में फ़र्क बहुत बड़ा आया। 500 लाख का आया, यानी 5 करोड़ का फ़र्क पड़ा। तो इट्स ए ह्यूज। तो अल्टीमेटली आप देखें ये क्यों हुआ, ये भी बोल रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सजेस्ट द अमोर्टाइजेशन मेथड, आपको बता रहा है कि अमोर्टाइजेशन मेथड बताना है। तो अमोर्टाइजेशन मेथड में आपको इसमें कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है वो आपको बताना है। अब प्रोडक्शन भी आप फॉलो कर सकते हैं और नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंस हमने मैनेजमेंट इम्प्रूव किया है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा जो कैश फ्लो है वो इम्प्रूव हो गया फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, तो बोलते हैं कि अपने यहाँ पर मतलब कि कैश फ्लो अप्रोच ही फॉलो करेंगे। तो कैश फ्लो बेसिस पर ही हम लोग उसको अमोर्टाइज करेंगे। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और सॉल्यूशन होगा एज पर प्रोविज़न ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 intangible assets, cost of intangible assets should be amortized over number of years या number of period in या on suitable basis amortization period should not exceed 10 years। ये भी ध्यान रखना, लिख देना है amortization period should not exceed period of 10 years। however if there is virtual certainty of economic benefits for the period exceeding 10 years, then it may be amortized
it may be amortized over the period of exceeding 10 years. In the given case, cash flow improved. कौन से ईयर से इम्प्रूव्ड हुआ? इंक्रीज फॉर थर्ड ईयर बिकॉज so in the given case cash flow improved from third year because of better inventory management. So cash flow from assets is better option to amortized cost of लाइसेंस फीस. लाइसेंस ही है ना, लाइसेंस फीस. तो बस हो गया. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर. अगले अपने पार्ट में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो के इंटरनेशनल लिमिटेड डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस. यहाँ पर एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप हो रहा है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 आपका क्या हुआ? द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 50 लाख. तो आपने पूरे के पूरे 50 लाख के खर्चे कर दिए हैं. ठीक बात है. अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ दिस 50 लाख कितना रिसर्च का है और कितना डेवलपमेंट का है. दिस प्रोसेस मेड द criteria for the recognition, yes, recognition criteria as an intangible assets on 1 दिसंबर 2011. ये डेट नोट कर लो, 1 दिसंबर 2011 ये डेट है जहां से जो इसके बाद जो खर्चा होगा दैट विल बी कैपिटलाइज्ड. तो यहाँ पर आपका 1 दिसंबर 2011 ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे नोट कर लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेंडिचर इनकम टिल दिस डेट. ओके, इसके पहले जो भी खर्चा या इस डेट तक जो भी खर्चा हुआ है वो तो नेचुरल है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. तो लिखा हुआ है 22 लाख यहाँ तक खर्चा हो गया है. तो टोटल 50 लाख का अपने खर्चा किए हैं एंड आउट ऑफ 22 लाख जो है वो इस डेट तक हुआ है 1 दिसंबर 2011 तक. तो दैट मीन्स कि ये 22 लाख आपका है क्या? तो बोलते हैं 22 लाख आपका है एक्सपेंडिचर और जो बचा हुआ 28 लाख है वो आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद हुआ है, रिकॉग्निशन के बाद हुआ है. सो दैट्स व्हाई 28 लाख होगा ऐड. आगे बोल रहा है फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज 80 लाख. और आगे जाते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 80 लाख और उसके ऊपर खर्च कर दिया. तो उसके बाद जो खर्चा होगा वो तो कैपिटलाइज होगा. ठीक है. As at 31st March 2013, the recoverable amount of know-how the embodied in the process is estimated to be 72 lakhs. तो ये भी बता दिया कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस एसेस के अगेंस्ट में कितना मिलने वाला है 72 lakhs. कब? ये डेट नोट करो 31 मार्च 2013 को. दैट मीन्स कि ये कंफर्म हो गया कि 72 लाख ही मिलेगा. तो अब आपको इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपका बुक वैल्यू और यदि मार्केट में जो फेयर वैल्यू उसके साथ मैच नहीं करता है तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना पड़ेगा? इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा और इम्पेयरमेंट लॉस को अपने को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. इम्पेयरमेंट तभी होता है जब डाउनवर्ड हो, बट आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस. आप जानते हैं. दिस इंक्लूड्स एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो एज वेल एज इनफ्लो. मतलब कि सारा इन आउटफ्लो और इनफ्लो को मिलाकर वो कंपेंसेट करके 72 lakhs होगा. You are required to calculate the amount to be charged to profit and loss account for the year ending 31st March 2012 and the carrying value
कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एज ऑन दैट डेट, पीएल में कितना जाएगा वो भी डेट पूछा है 31 मार्च 2012 को। एंड कैरिंग अमाउंट यानी कि एसेट्स का कैरिंग अमाउंट क्या होगा। आपसे फिर से पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च में आपका पीएल में कितना चार्ज होगा, आपको डेप्रिसिएशन इग्नोर करने बोला है। तो चलिए ये अच्छा सा हमसे स्टार लगा दीजिए कि हाँ ठीक है, ये हम लोग इसके पहले नहीं किए, ये फर्स्ट टाइम आया। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो यू शुड गिव द हेडिंग क्वेश्चन नंबर 16 और लिखेंगे एज पर प्रोविज़न of accounting standard 26 intangible assets, cost incurred during the research phase should be expensed and debited to PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट करना है। तो यहाँ पर आपका एंड कॉस्ट इनकर्ड once the assets got recognition, that is development phase. Then such cost should be capitalized. अब हम लोग वो पोजीशन पूछा है, हम लोग पोजीशन वाइज इन द गिवन केस हम लोग आंसर करेंगे। तो हमको पहला का आंसर करना है कि पीएल में कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2000 कौन सा है वो देख लेंगे, 11, 12। तो लिखेंगे कॉस्ट इनकर्ड टिल 1 December 2011, cost incurred till 1 December 2011, that is rupees 22 lakhs. 22 lakhs should be written off through profit and loss account. So cost incurred till 1st December 2011, that is 22 लाख should be written off through profit and loss account. तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देना है 31 मार्च 2012 तक का कॉस्ट को, ठीक है। और आपसे पूछा कि बैलेंस शीट में क्या अपीयर करेगा, तो लिखेंगे कॉस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, cost after 1st December 2011 till 31st March 2012 should be recognized as an asset. That is rupees 28 lakhs. तो आपसे पूछा कि उसके बाद वाला 28 लाख का क्या ट्रीटमेंट होगा। डेप्रिसिएशन है नहीं तो आपका कैरिंग अमाउंट यही होगा। तो
आप चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिखा सकते हैं, और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में ये होगा 31 मार्च 2012, और एसेट्स का कोई नाम है भी या नहीं है तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, आप केवल लिख देंगे इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स में आप लिखोगे 28 लैक्स, 28 लाख। सो 28 लैक्स अपने यहाँ पर क्या करेंगे दिखा दिए। तो ये हो गया 31 मार्च 2012 का कहानी। आपसे पूछ रहा है 31 मार्च 2013। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे पूछा है वही बताएंगे, अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग carrying amount of intangible assets, carrying amount of intangible assets ठीक है, and amount written off इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या राइट ऑफ करेंगे और कैरिंग अमाउंट क्या होगा ये निकाल रहे। तो चलिए फटाफट से अपने लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और वहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यू हैव टू राइट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। सो ओपनिंग बैलेंस दैट इज आपका यहाँ पे लिख लीजिए रुपीज़ इन लैक्स, और शुरू में आपका कैरिंग अमाउंट हो गया 28 लैक्स, तो यू शुड राइट 28 लैक्स। ड्यूरिंग द करंट ईयर द एडिशंस हैड बीन मेड टू द करंट एसेट्स, सॉरी टू द इंटेंजिबल एसेट्स। तो एडिशंस आपके कितने के हुए हैं वो बोला हुआ है क्वेश्चंस में, देखिए एडिशंस, द एडिशंस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 80 लैक्स। यहाँ पर दिया हुआ है कि 80 लाख का हम लोगों ने एडिशन किया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एडिशन 80 लैक्स। तो टोटल आपका हो गया एसेट्स का वैल्यू 80 + 28 इज 108 लैक्स, 108 लैक्स। तो 108 लाख का आपका एसेट्स हो गया। अल्टीमेटली आउट ऑफ 108 हाउ मच इज द रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि उस एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। यानी कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके अगेंस्ट में जो इम्बॉडीड बेनिफिट्स है वो जो उसका वैल्यू होगा, बेनिफिट्स का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा उससे किसी भी हालत में एसेट्स का वैल्यू एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इम्बॉडीड बेनिफिट्स का वैल्यूएशन करके बताया कि 72 लैक्स इज द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट्स। तो यहाँ पर 72 लैक्स आप लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 108 लेस ये क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर में जो लिखा हुआ वही लिखेंगे, दैट इज़ व्हाट लिखा हुआ है। यहाँ पर 72 लैक्स मिलेगा, 72 लैक्स द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नो हाउ। तो लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नो हाउ 72 लैक्स। अभी 72 आप माइनस कर दीजिए तो बीच का डिफरेंस क्या है आपका, तो 108 - 72, ठीक है ना। तो 36 लैक्स हो गया आपका लॉस, 36 लैक्स इज़ योर लॉस। तो आप लिखेंगे 36 लैक्स का लॉस। तो इम्पेयरमेंट इसे बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस। हर साल इम्पेयरमेंट नहीं किया जाता, याद रखिएगा, इम्पेयरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज इम्पेयरमेंट एटलीस्ट 3 साल के गैप पे करना चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम 3 साल के अंदर में कर लेना चाहिए। तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 36 लैक्स का। और कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, जो रिकवरेबल अमाउंट है दैट विल बी द कैरिंग अमाउंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस तो आप लिखेंगे यहीं पे रिटर्न ऑफ टू PL, आप स्टेटमेंट इसीलिए बनाए 36 लैक्स हो जाएगा। और उसके नीचे अब लिखेंगे कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ नो हाउ दैट इज 72 लैक्स।
72 लैक्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो ये एक अच्छा सम्स था, ये भी आपको करना मतलब एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। और ये इस बार एएस तो सभी इम्पॉर्टेंट रहेगा, एएस कोई भी आपका लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बुक में आपको ऐसे लिख लेना है, ध्यान रखेंगे बुक्स के अंदर में ये सारी चीज़ें लिखनी है, ऐसा मत करिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला, ड्यूरिंग 14-15 लिखा हुआ है 14-15 एन एंटरप्राइज एनकट कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस ए रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एज फॉलोज। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन, तो आप जानते ही हैं कि शुरू में डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है और वो फेज़ 1 है, लिखा हुआ है फेज़ 1 25,000 रुपये आपने इनिशियल डिज़ाइनिंग करने में कॉस्ट इनकट कर दिए। कोडिंग एंड टेस्टिंग, और आपने बेसिक कोडिंग एंड टेस्टिंग किया और वो फेज़ 2 में हो गया आपका कि जो आपने डिज़ाइन किया उसका कोडिंग एंड टेस्टिंग करके आपने देखा। अदर कोडिंग कॉस्ट फेज़ 3 एंड 4 42 लैक्स, टेस्टिंग कॉस्ट आपका फेज़ 3 एंड 4 में 12 लाख, प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल 13,000, पैकिंग द प्रोडक्ट 1,000 एंड फेज 6 11,000। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज एज सॉफ्टवेयर कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन बैलेंस शीट डेट। अच्छा, इसमें इंफॉर्मेशन ये भी मिसिंग था, मैंने बाद में ऐड किया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वाज एस्टैब्लिश दैट द प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2, दो सेकेंड फेज पार होने के बाद ही इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल। तो अपने याद ही होगा कि अपने डेवलपमेंट फेज में सबसे पहले यही चीज़ चेक करते हैं कि वो फिजिबल है या नहीं है, फिर देखते हैं इंटेंशन है कि नहीं बनाने का, फिर अपने जो अपने पास रिसोर्सेज है वो अपने उसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है, तो कितना अवेलेबल है, ठीक है, इसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होगा, इसके ऊपर मेरा कॉस्ट क्या आएगा, बोलते ये सब चीज़ जब आप सारा कंडीशंस फुलफिल होता है तब जाकर वो डेवलपमेंट फेज का कंडीशंस फुलफिल करता है। तो यहाँ पर फेज 1 एंड फेज 2 ये अल्टीमेटली हमारा रिसर्च पार्ट हो गया, और जो फेज 3, 4 है वो आपका डेवलपमेंट, 3, 4, 5 ये आपका डेवलपमेंट हो गया। लेकिन पैकिंग द प्रोडक्ट्स, तो ये तो प्रोडक्ट्स को पैक करना, तो ये तो सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बी कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो ये नहीं लेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज एज सॉफ्टवेयर कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो अपने यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 17 और लिखेंगे एज पर प्रोविजन ऑफ, as per provision of accounting standard 26 intangible assets तो as per provision of AS 26 intangible assets, cost of development phase should be amortized, should be capitalized provided all the conditions for associated with recognition, all the conditions for recognition satisfied। तो satisfied, अब कंडीशन लिखने नहीं जाएंगे। इन द गिवन केस accounting treatment are as follows। तो इन द गिवन केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है क्या, नंबर 1। तो इन द गिवन केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर एज फॉलोज, यदि हम लोग पहला वाला बात करें
तो अपने फर्स्ट फेज़ 1 का बात करते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 2, तो फेज़ 1 में क्या है, कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन। तो लिखेंगे कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड डिज़ाइन, डिटेल प्रोग्राम एंड डिज़ाइन। तो इसका कॉस्ट कितना है, 25,000, 25,000। इसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो लिखेंगे कोडिंग एंड टेस्टिंग कॉस्ट, अमाउंट है इसका 20,000, टोटल हो गया आपका ये 45,000। ये 45,000 जो आपका टोटल हुआ, ये 45,000 आपका कहाँ जाएगा, ये एक्सपेंस है, ये रिसर्च फेज का खर्चा है, क्योंकि एसेस का रिकॉग्निशन नहीं हुआ था, इसलिए आप इसे P&L में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एसेट्स डिडंट गेट द रिकॉग्निशन, सिंस assets didn't satisfied condition, recognition criteria, hence 45,000 should be written off, through प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हमें आंसर करना है। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, तो फेज 3, 4 एंड 5 ये डेवलपमेंट फेज है। तो इसमें जो हमारा है अदर कोडिंग कॉस्ट 42,000, आप लिखेंगे अदर कोडिंग कॉस्ट 45,000, सॉरी 42,000। नेक्स्ट है आपका अदर कोडिंग कॉस्ट के बाद टेस्टिंग कॉस्ट 12,000 रुपये, टेस्टिंग कॉस्ट 12,000। टेस्टिंग कॉस्ट के बाद है आपका प्रोडक्ट मास्टरिंग फॉर ट्रेनिंग मटेरियल, प्रोडक्ट मास्टरिंग टोटल कितना हो गया, तो 42,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 67,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 67,000 टोटल, और नोट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नोट में लिखेंगे एसेट्स रिसीव्ड, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ठीक है। फ्रॉम फेज 3, from phase 3, hence cost of कौन सा कॉस्ट, hence cost of आपका cost rupees 67,000 should be recognized as an assets, recognized
एज एन एसेट। ठीक है, ये जो आपका थर्ड लास्ट है, पैकिंग द प्रोडक्ट्स 11,000, तो लिखेंगे नंबर 3 पैकिंग कॉस्ट ₹11,000, पैकिंग कॉस्ट ₹11,000 related to distribution of goods produced hence this cost should be expensed and written off through P&L। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएंगे, आपको आंसर करना है, ये इजी है, फटाफट से हो जाएगा। एज पर प्रोविजन ऑफ AS 26 हाउ वुड यू डील टू द फॉलोइंग सिचुएशंस, जो ये सिचुएशंस दिया हुआ इसके लिए क्या करेंगे। तो लिखा हुआ 23 lakhs पेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू द लीगल एडवाइजर, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ 23 लाख पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू द लीगल एडवाइजर फॉर डिफेंडिंग द पेटेंट और द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो, आप यदि डिफेंड करने के लिए कर रहे पेटेंट को तो वो आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ऑलरेडी एसेस ये आ चुका था, तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज द एसेस का मेंटेनेंस कॉस्ट। तो आप एसेस को बचा के रखना भी आप ही का जिम्मेदारी है, और यदि कोई होता है तो ये आपका किसी भी हालत में ये कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, हेंस दिस कैन नॉट बी कैपिटलाइज। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस्ड। क्या लिखेंगे, एक्सपेंस्ड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर 18-19, मैं यहीं पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी यहीं पे मार्क कर लीजिए, या आपको कॉपी में लिखना है तो आप एक्सपेंस लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन आप लिखिएगा। फिर अ कंपनी स्पेंड 7 lakhs फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंसेस ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट विच वाज मार्केटेड इन द सेम अकाउंटिंग ईयर बट प्रूव टू बी फेलियर हो गया, कोई आपको बेनिफिट फ्यूचर में थोड़ी मिलने वाला है, दैट्स वाई दिस इज टू बी व्हाट, एक्सपेंस। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस्ड होगा, ये भी आपका एक्सपेंस्ड होगा। नेक्स्ट नंबर 3 करेंगे। नंबर 3 क्या बोलते हैं वो पढ़ लीजिए। तो नंबर 3 बोल रहा है कंपनी स्पेंड 25 lakhs इन द पास्ट 3 years टू डेवलप ए प्रोडक्ट, पिछले 3 साल में इसने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। दीज एक्सपेंसेस वर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएल में दिखा दिया। सिंस दे डिडंट मीट द AS 26 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन, उस समय इसने कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। इन द करंट ईयर द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटी हैज बीन रिसीव्ड, अब उसे जाकर अप्रूवल मिला, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अब मिला। तो अभी तक पास्ट में लास्ट 3 years में उन्होंने खर्चा दिखाते रहा है। अब बोल रहा था कंपनी विशेष टू कैपिटलाइज 25 लाख बाय डिस्क्लोजिंग इट एज अ प्रायर पीरियड आइटम्स, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अप्लाई करके ये बोल रहा हमसे गलती हो गया, हमने उसको एक्सपेंस दिखा दिया, बट ये तो मेरा एसेट्स है क्योंकि अब हमें एसेट्स का रिकॉग्निशन मिल गया। बिल्कुल नहीं, जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मिलता है उसके बाद का जो खर्चा करते हैं वो कैपिटलाइज होता है, उसके पहले का खर्चा को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उसके पहले का तो आपका ऑलरेडी एक्सपेंस ही था और वो आपका उस समय रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल किया नहीं था, हेंस ये क्या है आपका ये डिस्क्लोजिंग इट प्रायर पीरियड आइटम्स को कंटेंशन क्या है, रॉन्ग लिखेंगे, कंटेंशन रॉन्ग, कंटेंशन रॉन्ग, ये एक रॉन्ग ट्रीटमेंट है, कंटेंशन वाज रॉन्ग। आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे अ कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ एंड एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ 50 लाख है ना, हैड टेकन अप the marketing of a new product by a company, it was estimated that the company would have a turnover of 20 करोड़ from the new product। तो इसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग आपसे पूछ रहा है, करना है क्या, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के लिए जो खर्चा कर रहा है वो क्या करेंगे, एक्सपेंस होगा, तो ये होगा आपका एक्सपेंस। उसमें आगे पूछ भी रहा, मैं आगे आंसर कहता, कंपनी है डेबिटेड, लिखा है द कंपनी है डेबिटेड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
दिस 50 लाख इनकट एज एन एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। हाँ सही है, एक्सपेंस है, करेक्ट, कंपनी ने सही किया है, कंपनी ने एकदम सही किया, कंपनी ने एकदम सही किया है। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 18। कुछ भी नहीं है, आपको दो दो लाइन लिखना है प्रोविज़न के हिसाब से, और इतना जब इस तरह का आंसर है तो प्रोविज़न लिख पाना पॉसिबल थोड़ी होता है। एज पर द प्रोविज़न ऑफ एज 26 आप अपना कंक्लूजन लिखे, एज पर प्रोविज़न ऑफ एज 26 इन द गिवन केस ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, राइट है। तो अब ऑब्वियस है 2 लाइन तो लिखना पड़ेगा ना, रीज़न उसमें बताते हुए रॉन्ग है कि राइट है बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा हम लोग ये रिपीट है, आप लिख लीजिए रिपीट। बोलिए कैसे, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। एन एंटरप्राइज, पढ़िए ऐसा हम लोग किए थे, एन एंटरप्राइज एक्वायर्ड पेटेंट राइट्स ऑफ 400 लाख। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 5 years एंड द एमोर्टाइजेशन वाज डिसाइडेड इन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज व्हिच आर एज फॉलोज। तो पहले आपने शुरू में जब ये प्रोडक्ट लिया उसमें जो आपको कैश फ्लो आ रहा था उसके हिसाब से आपने इसी रेशियो में राइट ऑफ किया। ऑब्वियस है आफ्टर 3rd year, यानी कि यहाँ पर आके आपको 3 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपको 3 साल के हिसाब से तो आपको रेशियो निकल जाएगा। रेशियो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ करेंगे, यदि हम सम करें 2 4 6 7 8, तो ये है आपका 0.25, याद होगा आपको, ये हो गया आपका क्या 0.25, इसका रेशियो 0.25, इसका भी रेशियो 0.25। अभी 4th ईयर में, 3rd ईयर तक तो ठीक है, 4th ईयर में क्या हो गया, रिवाइज हो रहा है, तो 4th ईयर में रिवाइज करना बाकी रहेगा। इट वॉज असर्टेन दैट द पेटेंट वुड हैव एन एस्टिमेटेड बैलेंस फ्यूचर लाइफ ऑफ 3 years, मतलब कि वहाँ से 3 साल के बाद पता चला आप टोटल फ्यूचर लाइफ 3 साल और है, तो इसका मतलब है हम तो 5 लेके चल रहे थे, अभी 6 हो गया। एन एस्टिमेटेड कैश फ्लो आफ्टर 5th year इज एक्सपेक्टेड टू बी 50 lakhs, तो आपका 6th ईयर में, आफ्टर 5th ईयर मतलब 6th ईयर में 50 लाख और आएगा। डिटरमिन द एमोर्टाइजेशन अंडर, तो यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, यानी कि जब आप टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे एक 6th ईयर बोल के, आप एक यहाँ पर 6th ईयर बोल के ऐड करोगे, और अमाउंट में आप ऐड करोगे 50 लाख। तो यहाँ पर अब आपको टोटल आपका यहाँ से जो बचा हुआ है ना बेनिफिट आना 250, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 250 है ना, तो यहाँ से आपको रेशियो जो बचा हुआ रेसिड्यूअल कॉस्ट होगा वो इस रेशियो में बटेगा, तो 250 लाख एंड रेसिड्यूअल जो होगा अमाउंट वो, तो इन लोगों का फिर से यहाँ से रेशियो रिवाइज हो जाएगा, रेशियो रिवाइज्ड। सिर्फ ये 3 साल के लिए रेशियो रिवाइज होगा। पहला होगा 0.4, फिर 0.4, फिर 0.2, 0.4, 0.4, 0.2। तो कॉस्ट जो बच जाएगा, तो कॉस्ट कितना बच जाएगा आप जानते ही हैं, 400 लाख है, तो 400 लाख का आपने यहाँ पर 100 लाख राइट ऑफ कर दिया, यहाँ पे 100 लाख राइट ऑफ कर दिया, यहाँ पे 100 लाख राइट ऑफ कर दिया। अब जो बचा हुआ 100 लाख है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बचे हुए 100 lakhs को आप राइट ऑफ करेंगे 0.4:0.4:2, तो 100 लाख को आप करेंगे तो यहाँ पे 40 लाख, यहाँ पे 40 लाख और यहाँ पे 20 लाख। मैंने वर्बली कर दिया, ऐसा सम्स मैंने पहले भी कराया है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, बट मैंने फिर से एक बार वर्बली बोल दिया। यदि आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो पहले वाला सम्स को रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखेंगे, मिसेस महेश इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। आपका क्या है वो देख लीजिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर महेश एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 2013, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोसेस वाज 60 lakhs। द प्रोडक्शन प्रोसेस मीट क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट 1 December 2012। डेट नोट किया जाए, आज जो मैंने स्टार्ट किया था वही सम्स का रिपीट है ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का रिपीट है। डेट को याद करें तो 1 December 2012, एक्सपेंडिचर इनका टिल 32 लाख उस समय तक खर्चा हुआ है, तो 32 लाख एक्सपेंस हो जाएगा, तो 60 लाख माइनस 32 लाख आपका 28 लाख एसेट्स का वैल्यू बचेगा। तो आपका पीएल में जाएगा फर्स्ट ईयर में 32 लाख पीएल में जाएगा और 28 लाख बैलेंस शीट में आएगा। यही तो बात हुआ ना फाइनल, ऐसा सम्स हम लोग ऑलरेडी किए भी थे, तो वही बात हम लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं। तो आपका फिर से मैं वर्बली सब बोल दे रहा हूँ, नंबर वाइज यदि आप कर रहे हो तो नंबर वाइज आपको क्लियर रहना चाहिए, आप फटाफट से रिवाइज कर ले रहे हैं। फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 2014 वाज 90 lakhs। अच्छा 90 लाख और आपने खर्चा कर दिया, तो 90 लाख आपने और खर्चा किया, तो टोटल हो गया आपका 118 लाख। अब 118 लाख टोटल हो गया, and as on this the recoverable amount of know-how embodied in the process is estimated to be 82 lakhs। तो जो उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाला उसका 82 lakhs है, तो यहाँ से आप 82 lakhs माइनस कर देंगे। अब 82 lakhs आप माइनस करेंगे तो 118 माइनस 82, 118 माइनस 82, द डिफरेंस इज इक्वल टू 36 लाख। तो 36 लाख का आपका क्या हो गया, लॉस।
दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। अभी थोड़ा देर पहले किए थे इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये आपका 36 लाख इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। एसेट्स का कैरिंग अमाउंट क्या होगा, तो कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 82 लाख। लॉस इम्पेयरमेंट लॉस 36 लाख, यही आपसे 1 2 3 4 पूछा है, तो ये हो गया, मैंने आपको सारा करा दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, a company acquired a patent rights for 1200 lakh. The product life cycle has been estimated to be 5 years and amortization was decided in the ratio of estimated future। ये है आपका, तो 5 साल का कहानी है, और फिर से देखना 3 साल के बाद रिवाइज हो जाएगा। ये रहा, आफ्टर 3rd year it was ascertained that the patent would have an estimated balance future life of 3 years and the estimated cash flow 5th year is expected after 5th year। ठीक है ना, आफ्टर 5th year 150 लाख और आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 एक जुड़ जाएगा और 150 लाख हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ आपका रिवाइज होगा। इसके पहले आप नॉर्मली अपना नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे वैसे करते रहेंगे, और आप एमोटाइज करेंगे। अभी जो सम्स किए थे वो है, और ऐसा ये आप कर चुके हैं, ये भी रिपीट नेचर है। तो मैं वर्बली तो सब बोल दे रहा हूँ, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये रिपीट है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने एक एक सम्स आपका ये 26 का कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, इससे क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। कोई भी आ सकता है, बट जो मैंने कराया उसके बाहर एक भी नहीं आएगा, उसके बाहर बनता नहीं है। नंबर्स बदल के आपसे सम्स कर लेगा, या तो सेम नंबर छप जाएगा, नंबर बदलने का चांसेस ज़्यादा। आप देख रहे हैं रिपीट है, तो ये सब एग्जाम में आया हुआ है, एक ही सम्स 3 4 4 बार आ चुका है। तो इसके साथ ही अपने आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि आपका नेक्स्ट ईयर से लेकर हम आएंगे आपके साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।